मेरी नज़र में एक अच्छी सुपर हीरो कॉमिक बुक स्टोरी बनाने के लिए एक सुपर हीरो से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका सुपर विलन। मतलब वही डिफाइन करवाता है स्टोरी को कि उसका जो है विलन वो कितना ज़्यादा दमदार है। और यही वजह थी जिस वजह से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज़ हमारे लिए ऐसी बन गई हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक दमदार विलन हमें दिखाया गया था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी डिस्कस करा था टॉप 10 की कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कौन सबसे ज़्यादा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन्स इन मार्वल कॉमिक्स। तो आज भी हम जो है सिर्फ कॉमिक्स के हवाले से बात करेंगे, बल्कि एमसीयू के हवाले से नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि ये पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच थोड़ा सा ही फर्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो मैं कैरेक्टर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पे बेस करती है, पावरफुल पे नहीं। और एक यही वजह होने वाली है जिसकी वजह से आपको ऐसे विलन्स इस लिस्ट में नहीं दिखने वाले जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आप लोग उनसे बहुत ज़्यादा फेमिलर हैं। क्योंकि मैंने ये लिस्ट बनाते हुए नोट करा है कि ज़्यादातर मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो विलन्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वो पावरफुल हैं। तो पावरफुल की लिस्ट को हम फिर कभी शेयर करेंगे अपने चैनल पर। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर विलन्स इन मार्वल कॉमिक्स। नंबर 10, अपोकलिप्स। तो इस कॉमिक बुक विलन के बारे में तो सभी जानते होंगे। ये एक विलन से ज़्यादा एक आइकन बन के रही है एक्समैन कॉमिक के रिलेटेड। मतलब एक्समैन के विलन के बारे में आपसे कोई भी पूछेगा कि यार एक्समैन का कोई विलन बताओ, तो आपके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो अपोकलिप्स है। और अपोकलिप्स ने अपना ये जो है प्लेस बहुत मेहनत करके कमाई है। वो ऐसे ही जो है इतना ज़्यादा मशहूर नहीं माना जाता है। वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। मतलब वो जो चाहे किसी भी म्यूटेंट की एबिलिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है उसको मारने के बाद, और उसकी शक्तियों को अपना बना सकता है। इसी तरह हमने देखा कि अपोकलिप्स अपना साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकता है। वो बड़े बड़े एक्समैन के साथ भिड़ चुका है और एक्समैन की टीम उसे लड़ने से पहले 100 बार सोचती है। और यही वजह है कि एक्समैन की कॉमिक्स के अंदर हमें अपोकलिप्स ये विलन बार बार नजर आ रहा होता है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। नंबर 9, एनहाइलस। अब एनहाइलस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। जिन्होंने मार्वल स्पेस से इवेंट पढ़े हुए हैं जैसे एनाइलेशन, स्कर्ज वगैरह, थेनोस इम्पेरेटिव वगैरह, वो इस विलन के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल विलन है क्योंकि इसके पास कॉस्मिक कंट्रोल रॉड है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एनहाइलस जो है पूरे के पूरे नेगेटिव जोन का बादशाह माना जाता है। वो उसके ऊपर राज करता है। उसके पास एक अनलिमिटेड बग्स की आर्मी है जिसके जरिए हमने देखा था कि उसने पूरी की पूरी मार्वल यूनिवर्स को इन्वेड कर दिया था और उसने उसका तहस नहस कर दिया था। और उसको रोकने के लिए तकरीबन सारे के सारे हीरोज को यूनिवर्स के एक साथ मिलना पड़ा था और तब जाके वो लोग उसको रोक पाए थे। और सिर्फ यही नहीं है, एनहाइलस की जो अपनी खुद की स्ट्रेंथ है वो किसी से कम नहीं है। वो नोवा से सीधा भिड़ सकता है। वो यहाँ तक कि हल्क जैसे कैरेक्टर से फेस टू फेस लड़ा है और काफ़ी हद तक उसको ओवरकम भी कर रहा था। और एनहाइलस जो है काफ़ी बार फैंटास्टिक फोर को भी अलग अलग इवेंट्स के ऊपर चुनौती दे ही चुका है। तो ये पोजीशन वो हमारी लिस्ट के अंदर तो अर्न करता ही है। नंबर 8, जगरनॉट। तो जगरनॉट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कोई अपनी सुपर पावर नहीं है, ना ही उसके पास कोई स्ट्रेंथ है, लेकिन उसकी सारी की सारी पावर का राज है क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरैक। सिटोरैक एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो कि इसको पावर्ड करती है और इसी की वजह से जगरनॉट को यानी कि केन मार्को को वो इतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमें पता है कि जगरनॉट का नाम ही कुछ ऐसा है कि उसका मतलब है कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स, उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये बात कॉमिक्स में काफ़ी बार प्रूव भी की गई है कि एक बार अगर जगरनॉट भागता हुआ किसी की तरफ आ रहा हो तो उसको रास्ते में आई हुई कोई चीज़ नहीं है जो उसको रोक सके। जो चीज़ उसके रास्ते में आती है वो उसको कुचल ही देता है। हमने जगरनॉट की स्ट्रेंथ को बहुत बार कॉमिक्स के अंदर आजमा चुके हैं। एक बार अर्ली कॉमिक्स के अंदर जगरनॉट वर्सेस थॉर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे थॉर ने अपने हैमर का एक गॉड ब्लास्ट उसकी तरफ मारा था। लेकिन हमने देखा कि जब वो ब्लास्ट ठंडा हुआ तो जगरनॉट से उसके अंदर खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ उसको। इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क तो आप सभी को याद होगा। हाँ, वही जिसके अंदर हमने देखा था कि हल्क पागल होता है और अपने प्लेनेट से अर्थ पे बदला लेने के लिए आता है। और इसी तरह जब हल्क को पता चलता है कि चार्ल्स एक्सेवियर भी इस इल्यूमिनाटी की टीम का हिस्सा थे तो वो एक्स मैंशन जाता है उनसे वहाँ लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्सेवियर को बचाने के लिए सारे म्यूटेंट्स बीच में आ जाते हैं और यहीं पे जगरनॉट भी आता है हल्क से लड़ने के लिए। और इस वक्त हल्क जो था अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल लेवल के ऊपर मौजूद था और यहाँ पे उसने हल्क को बिल्कुल बराबरी की टक्कर भी दी थी। और सिर्फ यही नहीं, हल्क ने आखिरकार उसको जो है हरा तो नहीं पा रहा था तो उसने उसकी ट्रिक उसी के खिलाफ इस्तेमाल करी। क्योंकि जब आपको पता है कि जगरनॉट स्पीड में भागना शुरू करता है तो उसको रोकना इम्पॉसिबल होता है। तो हल्क ने बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वो भागता हुआ समंदर की तरफ निकल गया था। वरना अगर हल्क उससे लड़ता तो मेरे ख्याल से शायद वो उस दिन उसको हरा नहीं पाता। नंबर 7, ऑनस्लॉट। तो एक ऐसा विलन जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो यानी कि मैग्नीटो, और एक ऐसा सुपर हीरो जो कि बहुत ही अच्छा हो यानी चार्ल्स एक्सेवियर। तो सोचिए कि जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो क्या चीज़ बनेगी। तो वो चीज़ बनती है ऑनस्लॉट। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की गलती है।
मतलब ये वैसी वाली गलती नहीं जैसे आप लोग सोच रहे हैं। इसमें हुआ ये था कि जब एक टाइम ट्रैवल इवेंट के अंदर जाके वो लोग टाइम में कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं तो वो बैकफायर्ड हो जाता है सारा का सारा प्लान, और उसके बदले में एक ऐसी एंटिटी बनती है जिसको कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो कि मिक्सचर होती है मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स का, और उसके पास मैग्नीटो की सारी पावर्स होती हैं और साथ में प्रोफेसर एक्स का दिमाग भी। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी सिर्फ एक पंच के अंदर जगरनॉट जो है वो कनाडा से उड़ के न्यू जर्सी के अंदर जाके गिरा था, और यही एक बात हमें सिर्फ प्रूव कर दी थी कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। इसको हराने के लिए सिर्फ एक्स-मैन नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स और उस टाइम के जितने हीरोज थे वो सब इसके खिलाफ लड़े थे, तो तब जाके वो इसको हरा पाए थे। और उसमें भी इसको फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर नहीं हराया गया था, बल्कि यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से रीड रिचर्ड के बेटे ने यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड ने एक पॉकेट डायमेंशन बना के सारे हीरोज को वहाँ पे छुपा दिया था। और इसी बात से हमें अंदाजा होता है कि ऑनस्लॉक जो विलन है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई एक सुपर हीरो अकेले लड़ सके। नंबर 6, एंटी मैन। अब आप बोलेंगे कि ये किस तरह का विलन है और ये नाम कैसा है इसका, हमने तो कभी इस बारे में नहीं सुना। तो ये मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर में से एक है, जिसको मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से इसको राइटर्स लिखते हैं। ये कैरेक्टर हमें सबसे पहले नजर आया था द लेजेंड ऑफ ब्लू मार्वल के अंदर। अब ब्लू मार्वल ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में खुद लोग बहुत ज्यादा कम जानते हैं, तो ये उसका विलन है। तो जब लोग हीरो के बारे में कम जानते हैं तो विलन के बारे में भाई कौन जानता होगा। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी सारी की सारी स्टोरी जो है मैं अपने चैनल पे पहले कवर कर चुका हूँ। लिंक आपको यहाँ स्क्रीन में फ्लैश होता हुआ नजर आ ही रहा होगा कि जिस तरह से ब्लू मार्वल जो है वो नेगेटिव एनर्जी के जरिए बना हुआ है, तो ये भी सेम उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है, और इसके पास भी सेम ब्लू मार्वल के लेवल की पावर्स हैं। और हमने देखा था कि ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये नेगेटिव जोन का जनरेटर है, और नेगेटिव जोन का थोड़ा सा भी मैटर अगर हमारे पॉजिटिव जोन में आ जाए तो वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बना सकता है। हमने देखा था कि जब वो पहली बार सामने आया था एंटीमैन, तो माइटी एवेंजर्स की पूरी टीम, और इस वक्त माइटी एवेंजर्स की टीम आप समझ लीजिए कि अपने जो है पीक पे थी, जिसमें आयरन मैन, मिस मार्वल, वंडर मैन, सेंट्री, एरीज इस तरह के कैरेक्टर्स शामिल थे, और उस एक एंटीमैन ने उनको आके तहस नहस कर दिया था, उनको धूल चटा के रख दी थी। और सेंट्री जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी, वंडर मैन जैसा पावरफुल कैरेक्टर भी उनके सामने कुछ नहीं था। और यही नहीं, हमने बाद में जाके एंटीमैन का रोल देखा था कि किस तरह से वो एक विलन के बाद एक एंटी हीरो के अंदर बदलता है, और वो हमने देखा था कि अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक बार गैलेक्टस तक को हील कर देता है, जबकि गैलेक्टस उस वक्त बिल्कुल अपनी मौत के करीब था। तो एंटीमैन की ये सारी की सारी फीट्स को नजर में रखते हुए मुझे लगता है कि ये हमारी लिस्ट के अंदर ये स्पॉट तो डिजर्व करता ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिसको राइटर्स ने आज तक कभी सही तरीके से लिखा ही नहीं है। नंबर 5, गॉर द गॉड बुचर। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बहुत ही ज्यादा फैंस मौजूद हैं, और वो देख के शायद गुस्सा होंगे कि इसको कैरेक्टर की लिस्ट में और ज्यादा ऊपर होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताना चलूं कि गॉर को जो चीज ज्यादा ताकतवर बनाती है वो खुद नहीं बल्कि उसकी ब्लेड, जो कि नेक्रोसॉर्ड के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर हम ये नेक्रोसॉर्ड वाली बात को साइड में भी रखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो चीज बनाती है गॉर को वो उसकी विल पावर है। उसकी बैक स्टोरी जो है वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है, और इसी की वजह से हमने देखा है कि गॉर मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा विलन है जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। मतलब वो विलन ऐसा नहीं है जो कि चंद लोगों को जमा कर ले किडनैप करके और लोगों को धमकाना शुरू कर दे, या किसी बैंक को लूटे, या फिर किसी पुलिस वाले को मार रहा हो, बल्कि ये एक ऐसा विलन है जो कि गॉड्स का काम तमाम करता है, उनको ज़िबा करता है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर उसने इतने ज्यादा गॉड्स को तबाह करा है, बर्बाद करा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप इस बात से सिर्फ इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि इसको रोकने के लिए थॉर जो था वो भी नहीं काफी था। थॉर ने अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले सेल्फ तीनों को एक साथ बुलाया था, तो तब जाके इन तीनों के तीनों थॉर ने इससे मुकाबला किया था, और थॉर ने अपने 2 म्योनियर्स को एक साथ इस्तेमाल करा था इससे लड़ने के लिए, तब जाके वो इस विलन को हरा पाया था। तो मेरे हिसाब से गॉर जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ कैरेक्टर है, और उसकी पावर्स को हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से शोकेस भी किया है। नंबर 4, थैनोस। हाँ बिल्कुल, थैनोस जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मोस्ट पावरफुल बीइंग माना जाता है, इसी वजह से वो इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके जिंदा बच गया था। लेकिन कॉमिक्स के अंदर बात कुछ ऐसी नहीं है। कॉमिक्स के अंदर इससे भी ज्यादा पावरफुल, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मौजूद है हमारे पास। अब थैनोस को मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में रखा है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि थैनोस को मैंने सिर्फ थैनोस को रखा है, ना कि उसके साथ किसी इन्फिनिटी गॉर्नेट या हार्ट ऑफ द यूनिवर्स वगैरह को साथ में रखा है। थैनोस की हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अगर बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। थैनोस खुद ही जो है एक पावर हाउस है, और वो चाहे तो बड़े से बड़े हीरो से आसानी से लड़ सकता है। हमने थैनोस को कहीं बार देखा है कैप्टन मार्वल, हल्क, थॉर से कैजुअली मुकाबला करते हुए। इन्फिनिटी जैसा जबरदस्त किस्म का इवेंट तो आप सब ने ही पढ़ा होगा, या फिर आप सब उस बारे में जानते ही होंगे। जब एवेंजर्स की आधी टीम स्पेस में बिल्डर से लड़ने गई हुई थी, तो उस टाइम थैनोस हमारी अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। तो उसका मुकाबला वहाँ पे हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल, ब्लैक बोल्ट और इस तरह के जबरदस्त किस्म के पावर हाउसेस से हुआ था, और थैनोस उन सब के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ था। और इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ब्लैक बोल्ट ने अपनी पूरी की पूरी वॉइस इसके मुंह पे आके चिल्लाया था, लेकिन थैनोस से उसको कुछ भी नहीं हुआ, और थैनोस ने उसका मुंह पकड़ के उसको जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद यही नहीं, कैप्टन मार्वल और थॉर ने अपना पूरे ब्लास्ट उनके ऊपर बरसा दिए, लेकिन थैनोस वो टस से मस होने का उसने नाम नहीं लिया, और वो उनके सामने फिर भी लड़ रहा था।
तो ये फीट जो है थेनोस को इस लिस्ट में काफी ऊपर हमारे पास ले आता है। और इसी की वजह से मैं समझता हूँ कि अगर रॉ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो थेनोस की बहुत ही ज्यादा है। उसको किसी गैजेट वगैरह की कभी कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। नंबर 3, मैंगॉक। अगर आप किसी कैरेक्टर को बदसूरत बनाना चाहते हैं और उससे नफरत करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैंगॉक से बदसूरत कैरेक्टर कोई हो नहीं सकता है। और ऐसा हो क्यों भी नहीं, क्योंकि मैंगॉक जो बना है वो लोगों की नफरतों से मिलके बना है। ये कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि किसी चीज के लिए बेस करता हो या इसकी कोई बैक स्टोरी हो। इसकी बैक स्टोरी सिर्फ यही है कि जितनी दुनिया में लोग नफरत करते रहेंगे तब तक ये जो है गॉर का कैरेक्टर बना रहेगा और उसका रेज बढ़ता ही रहेगा। ये बिलियंस ऑफ लोगों की हेटरेट से मिलके बना है और ये एक एसगार्डियन कैरेक्टर है जिससे थॉर अक्सर मुकाबला करते रहता है। लेकिन मैं बताता चलूं कि इसकी पावर्स इतनी ज्यादा हैं कि जिसके सामने ओडिन भी लड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं कि मैंगॉक है, उससे लड़ने के बारे में हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। थॉर का उससे काफी बार सामना हो चुका है, लेकिन हमेशा जब भी थॉर का सामना उससे होता है वो उसको टफ टाइम देता ही है। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि थॉर की न्यू सीरीज जब लेडी जेन फोस्टर जो है वो थॉर बनी होती है तो मैंगॉक एक बार फिर हमारे सामने आता है। और इस वक्त हमने देखा था कि मैंगॉक जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पूरे के पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर देता है। वॉल स्टैक जिसके पास एक वॉर हैमर था थॉर का, उसने उसको बर्बाद कर दिया और लेडी जेन फोस्टर वगैरह सबकी बहुत बुरी हालत कर देता है। और यहाँ पे इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि लेडी जेन फोस्टर अपना हैमर म्योनियर जो है वो उसकी कुर्बानी दे देती हैं और मैंगॉक को उससे बांध के स्क्वेयर्स के अंदर फेंक देती हैं। सिर्फ ये एक ही तरीका था जो कि उनको समझ में आया था उसको रोकने का, क्योंकि ये एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स है जिसको कभी रोका नहीं जा सकता है। और इसी वजह से मैंगॉक हमारी इस लिस्ट के अंदर नंबर 3 पे डिजर्व करता है। नंबर 2, सर्टर। अब ये एक और एसगार्डियन कैरेक्टर है जो कि हमारी लिस्ट में इतना ऊपर आपके सामने आ रहा है। उसकी वजह यही है कि एसगार्डियन मैच के अंदर जितने जबरदस्त उसके हीरोज हैं उतने ही जबरदस्त उसके विलन्स भी हैं। और यही वजह है कि हमें एसगार्डियन मिथोलॉजी इतनी ज्यादा पसंद है, हम उससे इतना ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ पे हीरोज को अच्छा नहीं दिखाया जाता है बल्कि उसके विलन्स को भी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें सर्टर की तो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा लोग जानते हैं। ये एक ऐसी बीइंग है जो कि ओडिन से पहले से मौजूद है और ये मुस्फेलहाइम का राजा है जो कि फायर डीमंस माने जाते हैं। और इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये ओडिन थॉर वगैरह से आसानी से मुकाबला कर सकता है अगर करना चाहे। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इसके पास अपनी एक स्वॉर्ड है जिसका नाम ट्वाइलाइट है। और इस स्वॉर्ड को हासिल करने के बाद सर्टर की शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कॉमिक्स में इसी स्वॉर्ड की मदद से जो है उसने ओडिन का काम तमाम कर दिया था और हमने देखा था कि ओडिन ने अपनी मौत के साथ उसको वहां से उस रियल्म से निकाल दिया था और ओडिन उससे रोजाना लड़ते रहे कई सालों तक ताकि वो दोबारा हमारी रियल्म के अंदर इंटर ना कर सके, क्योंकि उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उससे मुसलसल वो लड़ते रहें और उसको उस डायमेंशन के अंदर कैद रखें, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बाहर आ गया तो थॉर भी जो है वो उसको नहीं रोक पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके पास पायरोकिनेसिस की जबरदस्त किस्म की शक्ति है, मतलब वो जब चाहे अपने आगे पीछे ऊपर नीचे से आग उगल सकता है। उसके अलावा उसकी टॉयलेट शॉट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और इसका हाइट अगर देखी जाए तो वो खुद 60 फीट की है और यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बनाती है। और अगर आप मुझसे पूछे प्रैक्टिकली तो इसके पास इमेंस पावर मौजूद है। ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि इसके ऊपर किसी अटैक का कोई भी असर नहीं होने वाला है। सर्टर अगर खामोश बैठा हुआ है तो आप ये समझिए कि उसके पास कोई वजह नहीं है लड़ने की, क्योंकि अगर सर्टर को कोई वजह मिल गई लड़ने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपके सामने कैप्टन मार्वल, थॉर या दूसरे जैसे कैरेक्टर भी काम आने वाले हैं, क्योंकि ये उन सबको कुचल के रख देगा। अब नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा जो कि इस लिस्ट में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते थे लेकिन वो हो नहीं सके। लेकिन ये बात है कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैंपियन की। चैंपियन जो है एक एल्डर ऑफ द यूनिवर्स है और जैसा कि सारे के सारे एल्डर्स की कोई ना कोई हॉबी होती है, तो इस एल्डर की हॉबी ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको मुकाबला करने का शौक रहता है। इसी वजह से उसका नाम चैंपियन है। मतलब समझ तो आप गए होंगे ना, चैंपियन, लड़ना, मुकाबला। एबॉमिनेशन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा पुराने फैंस तो जानते हैं लेकिन न्यू फैंस नहीं जानते हैं। उसकी वजह यह है कि कॉमिक्स में अब इसको बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो उसके विलन के नाम पे सिर्फ हमारे इस दिमाग में एक ही कैरेक्टर आता है और वो खुद एबॉमिनेशन है, क्योंकि ये भी उसी गामा रेडिएशन के नतीजे में बना था। लेकिन जहाँ पे हल्क सिर्फ एक आम इंसान था, एक आम आदमी था, ब्रूस बैनर, वहीं पे एबॉमिनेशन का जो अल्टर ईगो है एमलॉन ब्लॉन्स्की, वो एक मिलिट्री ट्रेंड सोल्जर था और उसके पास एक मोटिव था कि उसको हल्क को हराना है। और इसी की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनता है जिसको कॉमिक्स में और मूवीज़ दोनों में हमने देखा कि वो हल्क को काफ़ी बार धूल चढ़ा चुका है और हल्क को धूल चढ़ाने वाला कैरेक्टर कहीं से भी हल्का नहीं माना जा सकता है। एब्जॉर्बिंग मैन, तो ये भी एक हल्क से रिलेटेड कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसकी पावर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बेन 10 तो आप सभी ने देखे होंगे बचपन के अंदर। उसके अंदर एक कैरेक्टर था केविन 11 का जो कि हर तरह के मेटल को पकड़ के उसको एब्जॉर्ब कर लेता था और उसी के जैसा हो जाता था। तो समझ लीजिए कि मार्वल कॉमिक्स में केविन 11 बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है और एब्जॉर्बिंग मैन, जैसा कि उसका नाम है एब्जॉर्बिंग मैन, तो वो सारे के सारे मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि वो वाइब्रेनियम और ऊरो मेटल जैसे मेटल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और ये चीज़ इसकी पावर्स को लिमिटलेस बना देती है। और इस तरह जब वो अपनी मेटल फॉर्म के अंदर होता है तो वो आराम से बड़े सुपर हीरो को हरा सकता है, उसके लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं है। नंबर 1, नल, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स।
ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि लिस्ट में ये इतने ऊपर होने वाला है, लेकिन क्या करें, ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक रिसेंट एडिशन है जिसको मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा पावरफुल वो लोग बना सकते हैं। लेकिन इस कैरेक्टर की अगर ओरिजिन स्टोरी के ऊपर हम डालें तो वही इसकी सारी की सारी पावर्स और स्ट्रेंथ को डिफाइन कर देगी। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमारी फर्स्ट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जब फर्स्ट फिल्मोमेंट हुआ करता था, जब हमारी ये मार्वल की 7th यूनिवर्स बनी भी नहीं थी। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है जिसको जब सेलेस्टियल आए और उनके बीच लड़ाई हुई तो इसको बैनिश कर दिया गया था, और ये उसी फर्स्ट यूनिवर्स के अंदर फर्स्ट फिल्मोमेंट के साथ इंतजार कर रहा था हमारे यूनिवर्स के बाहर के कब वो एंटर हो सके। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको सिर्फ डार्कनेस पसंद है और इसकी कमजोरी वो लाइट है। और इस तरह उसने देखा कि जब उसको मौका मिला हमारे इस यूनिवर्स में एंटर होने का तो वो दोबारा एंटर हुआ। और जब ये एंटर ही हुआ था तो ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसने आराम से जो है 3-4 सेलेस्टियल से मुकाबला कर लिया और उसमें से एक सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। सेलेस्टियल एक ऐसे कॉस्मिक पावरफुल बीइंग्स हैं जो कि प्लैनेट्स को छेड़छाड़ करने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वो चाहे तो प्लैनेट को एक ही झटके के अंदर बर्बाद कर सकते हैं, वो चाहे तो पूरी सिविलाइजेशंस को खत्म कर सकते हैं। और ऐसा कैरेक्टर जिसने 3 सेलेस्टियल से एक साथ मुकाबला किया हो और उनमें से एक का सर धड़ से अलग कर दिया हो तो ये कहीं से भी वीक कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा सिम्बियोट यानी कि वेनम, कार्नेज वगैरह तो आप सब जानते ही होंगे, तो वो सारे के सारे सिम्बियोट्स को जो बनाया है वो खुद इसी इंसान ने बनाया है, मतलब इस एलियन ने बनाया है। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करता है, जो कि हमारी यूनिवर्स से पहले से एग्जिस्ट करता है, जो कि डार्कनेस के अंदर रहता है, वो सेलेस्टियल को मार सकता है, वो सिम्बियोट जैसे पावरफुल वेपन्स को बना सकता है और वो सारे के सारे पावरफुल सिम्बियोट्स को जब चाहे अपने कंट्रोल में भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई हो नहीं सकता है। और वैसे भी अभी ये कॉमिक्स में विलन हमारे पास नया आया है और जब इसके शुरू के फीट्स इतना ज़्यादा इंप्रेसिव हैं तो आगे जाके इसकी स्टोरीज कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकती हैं ये हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी जिसके अंदर मैंने आपके साथ मार्वल के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को शेयर करा है। मैं जानता हूँ कि इसमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि आप सोचते हैं कि इस लिस्ट के अंदर होने चाहिए थे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे आप सोचते हैं कि लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नीचे हैं। तो वो मैं समझता हूँ क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में जो कैरेक्टर्स को रखा है मैंने रीज़न आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब आपके सामने सारे रीज़न मैं जब शेयर कर ही चुका हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में मुझे अपनी लिस्ट बताइए ताकि मैं इस चीज़ को कमेंट्स के अंदर देख सकूँ कि आपके हिसाब से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कॉमिक्स के विलन्स कौन कौन से हैं। सो गाइस, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम लोग कर क्या रहे हो, मतलब यार सिर्फ एक लाल बटन दबाना है उसमें भी इतना सोच रहे हो, जल्दी से लाल बटन को दबा के ग्रे कर दो ताकि इसके बाद जब टॉप 10 की मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और टॉप 10 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।